Very good morning, students. How are you? So, बच्चों, in previous lecture we can complete our chapter number 1 and our chapter number 2. Now, today we are seeing learning our chapter number 3, atoms and molecules. That is very important chapter. Chapter number 3, atoms and molecule. This chapter also comes in standard 11 चैप्टर नंबर 2 एटम एंड मॉलिक्यूल. सेम चैप्टर है बच्चों, 11th में भी ये चैप्टर सेम है, इसलिए दिस इज द इंपॉर्टेंट चैप्टर. ओके, सो फर्स्ट वी लर्न व्हाट इज एटम. व्हाट इज एटम एंड देन व्हाट इज मॉलिक्यूल. चैप्टर का नाम तो पता होना चाहिए ना हमको. व्हाट इज एटम एंड व्हाट इज मॉलिक्यूल. ओके, सो एटम इज अ वेरी टाइनी पार्टिकल. बहुत छोटा सा पार्टिकल्स है, उसको बोलते हैं एटम, एक एलिमेंट. ओके, लेट्स सी, यहां पे हाइड्रोजन एक एटम है और एक हाइड्रोजन एटम है. ये दोनों हाइड्रोजन एटम कंबाइन होके हमको देते हैं H2 मॉलिक्यूल. नाउ क्लियर योर कॉन्सेप्ट. व्हाट इज मॉलिक्यूल? कंबाइनिंग ऑफ एटम. टू और मोर एटम. कंबाइनिंग ऑफ टू और मोर एटम, यानी कि दो और दो से ज्यादा एटम अगर कंबाइन होते हैं सो दे फॉर्म अ मॉलिक्यूल. वेरी स्ट्रेट एंड वेरी फॉर इजीएस्ट वे, एटम एंड मॉलिक्यूल. यानी कि एटम बच्चों वी कांट सी दी एटम और वी कांट विजुअलाइज ऑल्सो. विजुअलाइज भी नहीं कर सकते हैं एटम को, क्योंकि उसकी जो साइज है वो नैनोमीटर में नापी जाती है. यानी कि 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁹ नैनोमीटर. ओके, यानी कि बहुत ही छोटी उसकी साइज है बच्चों. सो हम यहाँ पे अपना चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं. ओके, सो हमारा जो फर्स्ट या थर्ड चैप्टर है उसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों. ये सेम टू सेम हम यहाँ पे 2 लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को लर्न करने वाले हैं और 11 साइंस के अंदर हम लोग 5 लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को लर्न करेंगे. लेट्स स्टार्ट. लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. मजा आ रहा है ना बच्चों? मैंने बोला ना एंड तक देखना वीडियो ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए बच्चों. लॉ मीन्स एन फैक्ट, दैट ट्रूथ. केमिकल कॉम्बिनेशन मीन्स कंबाइन होना. इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को. ओके, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को किसके 2 पार्ट में कंबाइन किया गया है. जो फर्स्ट लॉ है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बच्चों. द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. एंड सेकंड लॉ है वो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल. ओके, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल. तो बच्चों ये 2 लॉ हम आज लर्न करने वाले. उसके बाद है डाल्टन्स लॉ, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लर्न करेंगे. लेकिन आज ये 2 लॉ कंफर्म यहाँ से सीख के ही जाएंगे. एनी हाउ, बहुत ही ईजीएस्ट वे है. मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा. टेक्स्ट बुक में दिया गया है उनसे 10 गुना ज़्यादा करेंगे हम लोग. अब टेंशन मत लो, बस बने रहिए एंड तक. Okay, so let's start the law of chemical combination, the law of conservation of mass.
ओके, ये दोनों लॉ किसने दिए हैं बच्चों? ये दोनों लॉ किसने दिए हैं? एंटोनी लेवोइजर एंड जोसेफ प्राउस्ट। ये दो साइंटिस्ट ने ये लॉ दिए हुए हैं। यानी कि ये एंटोनी लेवोइजर है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये कौन है बच्चों? द फादर ऑफ केमिस्ट्री। ये जनरल नॉलेज में भी आ सकता है। व्हाट इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री? एंटोनी लेवोइजर। ओके, लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बहुत ही सिंपल है। पहले हम लॉ देखेंगे, उसके बाद उसको प्रूव करेंगे। प्रूव करना भी एक बड़ी बात होती है बच्चों। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। चलो, फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यानी कि बच्चों ये क्या कह रहा है हमसे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कह रहा है? तो ये लॉ ये दिखा रहा है हमको, ये लॉ ये बात हमसे कह रहा है कि मास, फिर से लिखते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट दैट mass cannot be created nor destroyed in chemical reaction। बहुत ही बड़ी बात बोल दिया इन्होंने बच्चों कि mass cannot be created और cannot be destroyed in a chemical reaction। ये हमको भी प्रूव करके दिखाना है बच्चों इसको। ओके, अगर आप चलो फटाफट से देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो आप। ओके, सो यहाँ पे हम एक एक्टिविटीज करेंगे। ओके, तो उसी से हम एक ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हैं कि सही में हमारा जो है मास वो डिस्ट्रॉय नहीं होता और हम कुछ क्रिएट भी नहीं कर सकते हैं। चलो, अगर आपने ये लिख लिया होगा डेफिनेशन, ये हमारा डेफिनेशन है, लिख लो, तो हम आगे की ओर चलते हैं अगर आपने लिख लिया होगा तो। चलो, लेट्स स्टार्ट। लिख लिया? ओके, चलो अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं। जो एक्टिविटीज टेक्स्ट बुक में दिया गया है उसके ऊपर हम लर्न करते हैं। ओके, तो हमको टेक्स्ट बुक में दिया गया है कि यहाँ पे एक कॉनिकल फ्लास्क दिया हुआ है बच्चों। वी हैव वन कॉनिकल फ्लास्क। कॉनिकल फ्लास्क के अंदर यहाँ पे कोई लिक्विड एक्स रखा हुआ है। ये है हमारा लिक्विड वाई और यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब दिया गया है बच्चों। टेस्ट ट्यूब के अंदर भी कोई लिक्विड भरा हुआ है, फिल किया हुआ है। इसको बोलते हैं लिक्विड एक्स और इसको दूरी से फिट कर दिया हुआ है। ओके, और यहाँ पे एक कॉक, रबर कॉक बंद कर दिया हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ से एक रबर कॉक से बंद कर दिया हुआ है। ये हमारा है रबर कॉक, कॉर्क, CORK। ओके, नाउ ये रबर से क्यों बंद किया? ताकि ये अगर यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो तो अगर कोई गैस बाहर निकले तो ये यहाँ से बाहर नहीं निकल जाए, इसलिए। तो यहाँ पे टेक्स्ट बुक में हमको एग्जाम्पल्स दिए हैं, उसी को हम लेके करते हैं। उसके बाद एक्सरसाइज में भी हमको एग्जाम्पल दिए हैं, उसको भी हम सॉल्व करेंगे, टेंशन नहीं लेना है। लेट्स स्टार्ट। तो पहले हमको जो भी दिया है वो हमको टेक्स्ट बुक में से लिखेंगे। एक्स में दिया हुआ है कॉपर सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट। एक्स यहाँ पे वाई, कॉपर सल्फेट
और y में दिया हुआ है सोडियम कार्बोनेट। बच्चों ध्यान से देखिएगा, टेक्स्ट बुक में इतना ही दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया हुआ है। हम यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे सारा का सारा, ओके, ताकि आपको पता चले। इक्वेशन, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या है बच्चों? CuSO4, इसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट, प्लस सोडियम कार्बोनेट, यानी कि उसका फॉर्मूला है Na2CO3, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। इसको केमिकल रिएक्शन होके, यानी कि इसको जो ये हमारा जो एरो है, एरो की लेफ्ट साइड में जो भी रहता है उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। ये आपको 10th में काम आएगा। और एरो के जो राइट साइड पे होगा उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। अगर ये दोनों कंबाइन हो गए तो इसमें से प्रोडक्ट बनेगा CuCO3 प्लस Na2SO4, CuCO3 प्लस Na2SO4। ओके, इसका नाम है कॉपर कार्बोनेट बच्चों। इसका नाम है सोडियम सल्फेट। एंड तक देखना बच्चों, तो आपको पता चलेगा कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे ना बच्चों, देन व्हाट वी हैव टू ऑब्जर्व। यहाँ पे कॉपर का एक है, प्रोडक्ट में कॉपर का एक है, प्रोडक्ट में रिएक्टेंट में SO4 एक है, यहाँ पे SO4 एक है, सोडियम का यहाँ पे 2 है, रिएक्टेंट में भी प्रोडक्ट में भी यहाँ पे सोडियम का 2 है, यहाँ पे कार्बोनेट का सिंगल एटम सिंगल है कंपाउंड, यहाँ पे भी एक एटम सिंगल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जितना रिएक्टेंट में कॉपर CuSO NaCO उतना ही ये प्रोडक्ट के अंदर भी आपको मिलेगा, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। ये कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कह रहा है हमसे कि अगर हमने CuSO4 5 ग्राम लिया, Na2CO3 हमने मान लो 4 ग्राम लिया, तो ये जो दो प्रोडक्ट मिलेंगे हमको वो भी 9 ग्राम, 5 + 4 9 ग्राम ही होने चाहिए। ये बोल रहा है हमको कि मास उसका नहीं ही तो वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, ना ही वो क्रिएट हो रहा है, नाइदर क्रिएटेड नाइदर भी डिस्ट्रॉय। तो ये जो मिलेगा ये भी बच्चों हमको ऐसे ही मिलेगा, 6 ग्राम प्लस 3 ग्राम हो गया 9 ग्राम। अगर हम खुद का मास भी कैलकुलेट करेंगे ना आप अपने आप से, कॉपर का 63 है, सल्फर का 32 है, ऑक्सीजन का 8 × 16 है, सोडियम का 23 है, कार्बन का 12 है, ये उसका खुद का मास भी आप कैलकुलेट करेंगे ना, फिर भी जो सम होता है उसका यहाँ पे प्रोडक्ट में भी उसका सेम टू सेम आपका आएगा। जितना यहाँ पे मास आएगा उतना ही मास सेम आएगा, इक्वल रहेगा। इसलिए बोलते हैं कि इन केमिकल रिएक्शन के अंदर मास नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। हम उसको क्रिएट भी नहीं कर सकते और हम उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते बच्चों। पता चला ना आपको हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। यह हुआ हमारा फर्स्ट इक्वेशन। नाउ वी गो टू सेकंड इक्वेशन। जो टेक्स्ट बुक में सिर्फ इतना ही दिया गया बच्चों, ये इक्वेशन लेके प्रूव नहीं किया है। ये कैसे किया? मान लो एक में CuSO4 का सॉल्यूशन है, दूसरे में सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन है। यहाँ से मैं रस्से को खींचूंगा तो ये यहाँ का पूरा सॉल्यूशन इसमें निकल जाएगा, इसके अंदर हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और ऐड हो गया तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो गई तो ये प्रोडक्ट बन गया हमारा। यहाँ से बंद है, यहाँ से कोई गैस तो निकल नहीं रहा है। सो प्रोडक्ट बन गया हमारा। नाउ इसके पहले का वेट, मान लो इसके पहले का वेट हमारा है 108 ग्राम बिफोर रिएक्शन। यहाँ पे देखते हैं आफ्टर रिएक्शन, तो वो भी बच्चों 108 ग्राम ही होगा। यानी कि रिएक्शन से पहले का वेट
यानी कि जो दोनों अलग थे और रिएक्शन के बाद का वेट इक्वल ही आता है। यह है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इससे इजी वे आप कोई नहीं सिखा सकता आपको। ओके, यानी कि वेट किसको पूरा का पूरा करना। ये जो है हमारा कॉनिकल फ्लास्क, क्या बोलते हैं, कॉनिकल फ्लास्क बोलते हैं इसको, इंस्ट्रूमेंट है। ओके, पता चला बच्चों। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। नाउ वी गो टू द सेकंड इक्वेशन। चलो, सेकंड इक्वेशन में कौन कौन से केमिकल दिए हुए हैं एक्स और वाई के अंदर। लेट्स सी, बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड बच्चों, बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला है BaSO4, सॉरी BaCl2। ये है बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला है Na2SO4। ये हाउ टू फॉर्म द फॉर्मूला, ये भी थर्ड चैप्टर के अंदर ही है। एंड में आप देखेंगे ना हमारा 7 to 8 लेक्चर के बाद तो आपको मिल जाएगा कि ये फॉर्मूला कैसे बनता है। ये भी हम आपको सिखाएंगे क्योंकि ये पॉइंट बाय पॉइंट आता है ना। ओके, तो अभी आप सिर्फ इतना सीखो, जब तक आएगा वो हम आपको सिखा देंगे। ओके, यू हैव टू डोंट वरी। बेरियम क्लोराइड, ये हमारा सोडियम सल्फेट, ये हमारा प्रोडक्ट रिएक्टेंट है। यहां से जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो कौन सा होगा बच्चों, ये प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है, जैसे यहां पे हुआ था हमारा बेरियम सल्फेट प्लस NaCl। यहां पे मैं आपको एक बात सिखा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा खास। यहां पे बच्चों बेरियम का एक है, यहां पे बेरियम का एक है, Cl के 2 है, Cl के 1 है। यहां पे बच्चों Cl का 1 है तो क्या करना पड़ेगा, बैलेंस द इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। यानी कि हमको 2 से मल्टीप्लाई यहां पे नहीं लिख सकते हम, ये रूल्स है। ये आप 10th स्टैंडर्ड में आप लर्न करेंगे। यहां पे 2 आ गया तो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है ना, ये सोडियम के भी 2 है, क्लोरीन के भी 2 है, तो सोडियम का तो 2 ऑलरेडी है हमारे पास। ओके, SO4 के 1, SO4 1 है ना, बैलेंस आप देख लो, इसका नाम है बेरियम सल्फेट। ये हमारा सोडियम क्लोराइड। ओके बच्चों, ये हमारा सेकंड रिएक्शन हो गया। नाउ वी गो टू द थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन है लीड नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड। लीड नाइट्रेट उसका फॉर्मूला है, लीड मीन्स Pb, नाइट्रेट मीन्स NO3 और क्वाइस है उसका। सोडियम क्लोराइड तो सबको मालूम है NaCl। सोडियम क्लोराइड। ओके, तो यहां से हम कैसे बैलेंस करेंगे इक्वेशन को, ये इसके साथ और ये इसके साथ कंबाइन होगा, ये जाएगा केमिकल लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बच्चों। PbCl2 प्लस NaNO3। अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे Pb का 1 है, Pb का 1 है। यहाँ पे बच्चों NO3 का 2 है, NO3 का 1 है, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ से मल्टीप्लाई विथ 2, देखिए सोडियम का भी 2 हो गया और NO3 का भी 2 हो गया। यहाँ पे सोडियम का एक ही है, यहाँ पे 2 है, NO3 2 है, 2 हो गया। सोडियम का 2 है तो यहाँ से मल्टीप्लाई विथ 2, नाउ सोडियम इज 2, क्लोरीन ऑल्सो 2। यहाँ पे क्लोरीन 2 हो गया ना, ऑलरेडी 2 है ही, इसको बोलते हैं लीड क्लोराइड। ये हमारा सोडियम नाइट्रेट। ओके, पता चला बच्चों।
मैंने बोला बहुत ही ईजीएस्ट है। ये तीनों के तीनों हम यहाँ पे इक्वेशन दे के बैलेंस करके समझ रहे हैं कि ये रिएक्टेंट है, ये हमारा प्रोडक्ट है। यहाँ पे सारा आप देख लो, जितना रिएक्टेंट में होगा उतना ही प्रोडक्ट में होगा, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। अगर आप उसका खुद का मास लेके भी डिफाइन करोगे फिर भी उतना ही आएगा, और आप यहाँ पे मास कैलकुलेट करके भी करेंगे फिर भी आफ्टर बिफोर सेम टू सेम रहेगा। ओके, यही है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बच्चों। पता चला? बहुत इजी है, कुछ नहीं है इसके अंदर। ओके, तो यहाँ पर फिर अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, बाद में हम फर्दर डिस्कशन करेंगे। चलो बच्चों, आई होप कि ये आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे कॉर क्यों रखा? क्योंकि अगर कोई गैसियस हो यानी फिर रिएक्शन के वक्त कोई केमिकल बाहर ना निकल जाए उसके लिए कॉर्क रखा हुआ है। ओके, आई होप कि आप सारा का सारा ये कॉन्सेप्ट है ये आपके दिमाग में घुस गया है। मैंने बोला ना, एंड तक देखिएगा, ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि आप नहीं सीख सकते। एवरीथिंग इज पॉसिबल डियर स्टूडेंट। ओके, नाउ वी गो टू द नेक्स्ट लॉ, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। चलो ये साफ कर देते हैं बच्चों। वो ये जो दूसरा वाला लॉ है बच्चों बहुत ईजी है, मजा आ जाएगा। सिंपल, इतना बड़ा नहीं है, सिंपल है। वो आपको समझाने की जिम्मेदारी मेरी, लेकिन ये वीडियो आप एंड तक देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे। ओके, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, इसकी डेफिनेशन क्या है बच्चों? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन स्टेट दैट द केमिकल सब्सटेंस the elements are always combined in fixed or constant proportion. कांस्टेंट प्रपोर्शन बाय मास, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बाय मास। तो बच्चों ये डेफिनेशन हमको किस डायरेक्शन में ले जा रही है, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं हम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन सेज दैट केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट आर ऑलवेज कंबाइनिंग इन फिक्स्ड और कांस्टेंट प्रपोर्शन बाय मास। बहुत ही इजी है बच्चों, हम आपको सिखाएंगे। लेट्स सी कि ये क्या कर रहा है कि एलिमेंट जो कंपाउंड बना हुआ है वो फिक्स प्रपोर्शन में ही होता है, चाहे वो मैन मेड हो, चाहे वो नेचर में से आ रहा हो, चाहे कोई केमिकल रिएक्शन से फॉर्म हो रहा हो। ओके, हम एक एग्जांपल देखेंगे, आपका ब्रेन समझ में आ जाएगा, सब कुछ ब्रेन के अंदर चला जाएगा, घुस जाएगा। चलो लिख लिया आपने डेफिनेशन, चलो हम देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। मैंने बोला ना, इसी से इजी वे में आप कोई नहीं सिखा सकता आपको। ओके, चलो फर्स्ट एग्जाम्पल की ओर से लेते हैं हम। अगर आपने लिया सी वाटर, दूसरा हम लेते हैं टैप वाटर, तीसरा लेते हैं हम रेन वाटर। भी एक खास ध्यान रखना बच्चों, अब हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये तीनों के तीनों क्या है, पानी ही है, वाटर ही है। फर्स्ट टेक वी सी वाटर, टेक टैप वाटर एंड टेक रेन वाटर। ये तीनों के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, जो कंपाउंड है वो सेम है।
H2O, उसका जो फॉर्मूला है वाटर का वो सेम है H2O। यहाँ पे बच्चों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो, द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन सेम है, चाहे वो सी वाटर हो, चाहे वो टैप वाटर हो, चाहे वो रेन वाटर हो। कैसे? हाउ? यहाँ पे बच्चों हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, यानी कि बच्चों हाइड्रोजन का मास 1 है, ऑक्सीजन का मास 8 to the 16 है, बट हाइड्रोजन 2 है हमारे पास, इसलिए हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो लिखते हैं 2:16, और हम 2/16 करते हैं तो 1:8 आता है। ओके, दिस इज द फिक्स प्रपोर्शन। अगर टैप वाटर में भी लेते हैं तो यहाँ पे भी बच्चों हाइड्रोजन का मास 1 है, ऑक्सीजन का मास 16 है, हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन हाइड्रोजन 2 है, इसलिए 2, ऑक्सीजन का मास 8 to the 16 है, तो 16 कि व्हाट इज मास? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास, एटॉमिक मास। ओके, तो 1:16 आ गया। नेक्स्ट यहां पे भी आप देख सकते हो हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, आप H रेशियो करेंगे 2:16 होगा, वो होगा 1:8। ये बच्चों फिक्स प्रपोर्शन में है 1:8, 1:8, चाहे वो सी वाटर हो, चाहे वो टैप वाटर हो, चाहे वो रेन वाटर हो, चाहे वो कुछ भी हो, उसका रेशियो फिक्स रहेगा। यही तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन कहते हैं कि कंबाइनिंग फिक्स प्रपोर्शन बाय मास, उसके मास के फिक्स प्रपोर्शन में है बच्चों। अब क्या सबूती चाहिए आपको? और नेक्स्ट एग्जांपल देता हूं बच्चों। और वन मोर थिंग, यहाँ पे आप परसेंटेज भी दिखेंगे ना बच्चों हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के, तभी वो सेम ही आएगा। इसमें से हाइड्रोजन के परसेंटेज, ऑक्सीजन के परसेंटेज लगे वो सेम आएगा, इसमें हाइड्रोजन के परसेंटेज और ऑक्सीजन के परसेंटेज देखेंगे फिर भी वो सेम आएगा। यानी कि अगर मैंने 9 ग्राम वाटर लिया तो उसमें से 8 ग्राम क्या होगा? ऑक्सीजन, और 1 ग्राम क्या होगा बच्चों? हाइड्रोजन। 8 ग्राम ऑक्सीजन और 1 ग्राम हाइड्रोजन होगा, यानी होगा टोटल 9 ग्राम। ओके, मैंने बोला ना बहुत ही इजी है, कुछ आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, इजीएस्ट वे है ये बच्चों लर्न करने का। चलो हम बच्चों दूसरा, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले लो। चलो हम दूसरा एग्जांपल देते हैं बच्चों, सेकंड एग्जांपल। चाहे आप NH3 सबको मालूम है, उसका नाम है एमोनिया। चाहे आप एमोनिया खुद प्रोड्यूस कर केमिकल रिएक्शन से, चाहे एमोनिया खुद बनाए लेबोरेटरी में, ओके, चाहे वो नेचर से मिले, ओके, ये तीनों के तीनों में भी बच्चों इसका जो रेशियो है, तो नाइट्रोजन का जो है मास वो नाइट्रोजन बाई हाइड्रोजन, नाइट्रोजन रेशियो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन रेशियो हाइड्रोजन, तो बच्चों ये सेम आएगा 14:3, क्योंकि हाइड्रोजन 3 है तो 3, एक हाइड्रोजन का 1, 3 हाइड्रोजन का 3, 14:3 ही आएगा। मास फिक्स प्रपोर्शन बाय मास। अब देखेंगे, आप देखो, खुद से सोचो आप, इजी है कि नहीं है? अब बताओ कितना इजी है केमिस्ट्री। ओके, तो ये है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। चाहे आप CuSO4 खुद प्रोड्यूस करो, कि चाहे वो नेचर से लाओ, गम कुछ भी करो आप, इसका जो रेशियो है फिक्स रेशियो बाय मास वो फिक्स ही रहेगा, वो चेंज कभी नहीं होगा, वो फिक्स प्रपोर्शन में ही कंबाइन होगा, अदरवाइज वो कंबाइन नहीं हो सकते बच्चों। ओके, H2O ये स्टेबल है हमारा, क्या H3O प्लस वो H3O बन सकता है? नहीं बन सकता है बच्चों, या बन सकता है भाई, H2O प्लस आ जाएगा, ये अनस्टेबल है बच्चों, ये स्टेबल है बच्चों। ओके, आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा बच्चों। ओके, चलो
तो हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं और जो डेली जो 3 क्वेश्चन लिखते हैं उसके ऊपर हम चलते हैं बच्चों। ओके, तो 3 क्वेश्चन में से वो आप क्यों लिखने देते हैं, वो आपको पहले पर्पस देखो आप, उसके बाद आप लिखना। ओके, तो पर्पस क्या है हमारा, खुद से सोचो। पर्पस ये है कि हम क्वेश्चन को समझ सके, हम रिवाइज कर सके जो 1-2 महीने पहले चला हुआ है। ओके, इसी हमारा पर्पस है, ताकि वो एग्जाम में हम लर्न कर सके और फर्दर स्टडी में जब भी आएगा वो, तो हम उसका क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। तो जो बच्चों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सेपरेशन टेक्निक। सेकंड जो क्वेश्चन है बच्चों बहुत इजी है बच्चों। सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा वो है डिफाइन कोलॉइडल सॉल्यूशन। इनके बच्चों थर्ड जो हमारा अभी जो हमने किया है वही क्वेश्चन है। गिव द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। यानी कि बच्चों आपको क्या करना है, जो केमिकल कॉम्बिनेशन का दोनों लॉ है, 2 लॉ कौन कौन से बच्चों, कौन कौन से 2 लॉ है बच्चों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। दोनों के दोनों आपको देने हैं। ये तीनों के तीनों क्वेश्चन लिख के पीडीएफ बना के आपको अभी के अभी भेजना है बच्चों। पर्सनल में आप भेजो मेरे को, मैं चेक कर लूँगा कि कहाँ कहाँ पे आपको कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। ये सारी की सारी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं। ओके, अगर ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ओके तो कमेंट करिए यस, ताकि हमको भी पता चले कि यस हमारे बच्चे देख रहे हैं और उसको सब कुछ समझ में आ रहा है। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच डियर ऑल गाइस स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट।